हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम टाइप्स ऑफ गैल्वेनिक सेल पढ़ने वाले हैं। दो टाइप के गैल्वेनिक सेल जनरली हम पढ़ते हैं, तो एक तो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है, जिसको हम नॉर्मल गैल्वेनिक सेल या इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टिक सेल तीनों नाम बोल सकते हैं, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। जो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो उसको मैंने इस तरीके से डिफाइन करा, द गैल्वेनिक सेल इन विच flow of electron or current occurs due to difference in electrode potential of anode and cathode half cell. In normal galvanic cell, the elements of anode and cathode half cell is different. Standard cell potential never be zero. ठीक है, तीन बातें बोली गई है। पहली बात तो ये बोला गया है कि जो नॉर्मल गैल्वेनिक सेल होता है उसके अंदर जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या करंट होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा तभी तो करंट का फ्लो होगा, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलो या करंट का जो फ्लो होगा वो दो इलेक्ट्रोड जो हमारे पास है, एक कौन सी एनोड और एक दूसरी कैथोड, तो एनोड से एनोड हाफ सेल और कैथोड से कैथोड हाफ सेल बनेगा। उन दोनों इलेक्ट्रोड के अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, नहीं क्योंकि मैंने बोला है कि हर एलिमेंट का एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे, ठीक है, एक फिक्स टेम्परेचर प्रेशर पे कंसंट्रेशन पे उसका जो सेल होता है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। नर्स्ट इक्वेशन में हम वो चीज़ देख भी चुके हैं। तो अगर दो अलग अलग एलिमेंट है तो ऑब्वियसली बात है उनका कभी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो सेम होगा नहीं, तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा हो गई होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस है तो करंट पोटेंशियल डिफरेंस है तो हायर टू लो फ्लो करेगा, तो उससे करंट फ्लो करेगा और इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करेगा, तो उनमें पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से करंट फ्लो कर रहा है। मेन रीज़न मतलब सिंपल सा है कि नॉर्मल गैल्वेनिक सेल के अंदर क्या हो रहा है, क्योंकि एलिमेंट्स जो दोनों हाफ सेल है वो अलग अलग इलेक्ट्रोड्स के बने हुए होते हैं, अलग अलग एलिमेंट से बने हुए होते हैं, तो उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है क्योंकि उनका पोटेंशियल अलग होता है, और पोटेंशियल डिफरेंस है तो उसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो अपने आप करता है। दूसरी बात ये बोला है कि इसमें एनोड और कैथोड, ठीक है, द एलिमेंट ऑफ एनोड एंड कैथोड हाफ सेल इज डिफरेंट। उसमें एनोड जैसे हमने देखा था, एनोड हमने जिंक का बनाया था और कैथोड कॉपर का बनाया था, तो एनोड और कैथोड जो दोनों हाफ सेल है वो अलग अलग एलिमेंट के होते हैं। और लास्ट पॉइंट ये लिखा है कि स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नेवर बी जीरो, ठीक है, जो सेल पोटेंशियल होता है, ठीक है, ईएमएफ होता है सेल का, इस तरीके से हम बोलते हैं, और स्टैंडर्ड ईएमएफ बोलते हैं, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल बोलते हैं, जो हम बोलते हैं ई नॉट सेल, वो कभी भी जीरो नहीं होता है। तो इसका एक एग्जांपल, ठीक है, ये सब चीज़ हम पढ़ चुके हैं, तो इसके एग्जांपल की बात करें तो जिंक सॉलिड से जिंक सल्फेट, ठीक है, ये ईसीसी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसके बारे में। ये एनोड हाफ सेल है, ये कैथोड हाफ सेल है, कॉपर सल्फेट हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया, कॉपर के उसमें क्या लिया हमने, कैथोड लिए। और इसका जो ई नॉट सेल आता है, ठीक है, इसका जो ई नॉट सेल आता है एक्सपेरिमेंटल हुआ था 1.1, ठीक है, क्योंकि एक का 0.76 आता है और एक का 0.34, ठीक है, अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा आता है, जिंक का 0.76 होता है और कॉपर का 0.34 होता है समथिंग। तो जो ई नॉट सेल आता है वो 1.1 आता है। तो ये ई नॉट सेल कभी भी नॉर्मल गैल्वेनिक सेल के अंदर या नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के अंदर कभी भी ई नॉट सेल जीरो नहीं होगा, ये कुछ ना कुछ इसकी वैल्यू होगी, वही पॉइंट लिखा हुआ है। और दिख रहा है यहाँ से हमें एनोड अलग है, कैथोड अलग है, ठीक है, तो दोनों अलग अलग है, तो उनके बीच में पोटेंशियल, उनका जो सेल पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो सेल सेम नहीं होगा, और सेम नहीं है तो उसमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा, उसकी वजह से करंट फ्लो करता है। अब जो आज के लेक्चर में हमने पढ़ना है, ठीक है, सेकंड है वो है कंसंट्रेटेड गैल्वेनिक सेल बोलते हैं इसको। कंसंट्रेटेड गैल्वेनिक सेल का मतलब क्या है, द गैल्वेनिक सेल इन विच फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और करंट occurs due to difference in concentration of both half cell electrode or electrolyte. In this cell, both half cell are same and both anode and cathode are of same element. ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस क्या है, बेसिक सी चीज़ तो समझ में आ गई होगी कि इसमें जो हमारा एनोड होता है और जो हमारा कैथोड होता है, तो यहाँ पे एनोड जिंक का बना हुआ है, कैथोड कॉपर का बना हुआ है, तो कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल के अंदर एनोड भी अगर यहाँ पे जिंक है तो कैथोड भी जिंक होगा, या अगर एनोड कॉपर है तो कैथोड भी क्या होगा, कॉपर, मतलब दोनों हाफ सेल के अंदर सेम एलिमेंट होगा। यानी
अगर दोनों हाफ सेल में सेम एलिमेंट से हमने एनोड और कैथोड बनाया है तो उसमें दोनों का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, स्टैंडर्ड कंडीशन में किसी भी फिक्स कंडीशन में क्या होगा, सेम होगा। और अगर वो सेम हो रहा है स्टैंडर्ड कंडीशन में तो ई नॉट सेल भी क्या होगा उसका, दोनों का क्योंकि समेशन होगा, ठीक है। यानी अपन ऐसे लिख सकते हैं एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल। तो अगर यहाँ पे जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है तो यहाँ पर क्या हो रहा होगा, रिडक्शन हो रहा होगा। तो दोनों का समेशन करोगे तो क्या आएगा, जीरो आएगा। तो दोनों का बेसिक डिफरेंस तो क्या है कि ई नोट सेल नॉर्मल गैल्वेनिक सेल में तो क्या होता है, नॉन जीरो, जबकि कंसंट्रेशन सेल में ये क्या होता है, जीरो। दूसरा डिफरेंस, ठीक है, ये यहाँ पे नीचे लिखा है और एग्जाम्पल भी मैं लिख लेता हूँ तो उससे और क्लियर हो जाएगा कंपेयर करने में। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल इज ऑलवेज जीरो। तो पहले तो देख सकते हो कि ये हमारा नॉर्मल में अगर ये हमारा एनोड है तो कैथोड अलग एलिमेंट का है, जबकि यहाँ पे एनोड भी जिंक का है और जिंक सल्फेट ही इलेक्ट्रोलाइट है, और कैथोड भी जिंक है और उसका इलेक्ट्रोलाइट भी क्या है, जिंक सल्फेट है। तो एनोड और कैथोड क्या हो गए, सेम एलिमेंट हो गए। दूसरी चीज़ कि इसमें ई नॉट सेल हमेशा नॉन जीरो होता है, जबकि यहाँ पे ई नॉट सेल हमेशा क्या होगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पे जिंक का मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेना होगा और ये जिंक का मुझे रिडक्शन पोटेंशियल लेना होगा। तो हमें पता है एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड तो सेम होता है, लेकिन उनका, ठीक है, उनके जो सिंबल होते हैं वो क्या होता है, अपोजिट होते हैं। अगर इसका पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और अगर ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा, और दोनों को ऐड करोगे तो हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर इसमें तो करंट फ्लो करता है क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट है, तो दो अलग अलग एलिमेंट होने की वजह से, ठीक है, उनका पोटेंशियल अलग अलग होता है, तो उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है। लेकिन यहाँ पे तो एलिमेंट सेम हो गए तो पोटेंशियल सेम होगा, तो करंट कैसे फ्लो करता है, तो करंट फ्लो करता है इनकी इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने से। इसलिए यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, C1, M मतलब कैपिटल, M मतलब मोलरिटी, C1 मोलरिटी और इसका C2 मोलरिटी, मतलब दोनों की कंसंट्रेशन क्या है, अलग अलग है। तो तीसरा डिफरेंस ये है कि यहाँ पे करंट फ्लो करता है, इसमें जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रोड की पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करंट फ्लो करता है, जबकि यहाँ पे करंट फ्लो क्यों करता है, इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन में, ये इलेक्ट्रोड की कंसंट्रेशन में लिखते हैं, जैसे लिखा है इसमें बोथ हाफ सेल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। करंट अकर्स ड्यू टू डिफरेंस इन कंसंट्रेशन ऑफ बोथ हाफ सेल इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। इलेक्ट्रोड को बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोड अपन हाइड्रोजन सेल के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है, अभी बताऊंगा कैसे। और इलेक्ट्रोलाइट जो इस एग्जांपल में मैंने लिया, तो इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन की वजह से इसमें क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, ठीक है। तो आई थिंक ये बेसिक सा डिफरेंस समझ में आया होगा। रिप्रेजेंटेशन से तुम्हें साफ देखते ही पता लग जाएगा कि नॉर्मल सेल और कंसंट्रेशन सेल में डिफरेंस, ई नॉट सेल की वैल्यू से भी तुम्हें पता लग जाएगा कि ई नॉट सेल और नॉर्मल सेल और कंसंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पे नॉन जीरो होती थी, हमेशा जीरो होती है। तीसरी चीज कि यहाँ पे जो करंट फ्लो करता है वो सेल के इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से करता है, जबकि इसमें कंसंट्रेशन सेल में जो करंट फ्लो करता है वो इलेक्ट्रोलाइट के या इलेक्ट्रोड के कंसंट्रेशन की डिफरेंस की वजह से होता है, ठीक है। अब इसको हम इस पे नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन गैल्वेनिक सेल के अंदर, ठीक है, कि कैसे ये चीज़ें कैसे नर्स्ट इक्वेशन इसमें हम अप्लाई करेंगे, तो उस चीज़ को हम आगे देखेंगे। तो एक बार इसको पहले हम कॉपी कर लेंगे जल्दी से, फिर हम आगे देखते हैं। ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था वो जिंक का ही लिया था, तो उसी को, ठीक है, वही सेल मैंने जो एग्जांपल लिया उसी से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एनोड हमने देखा है, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो ये अब तक तो याद हो गया कि एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। तो जिंक का सॉलिड जो है वो ऑक्सीडाइज होकर +2 में जाएगा, Zn+2 2 इलेक्ट्रॉन। और इसका ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, ठीक है, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें समझाने के लिए मैंने एक्सपेरिमेंटल वैल्यू लिख दी। ई नॉट ऑक्सीडेशन, ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टैंडर्ड कंडीशन में कितना होता है, 0.76 वोल्ट होता है। इसके जो कैथोड बना हुआ है हमारा, कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन होगा, और कैथोड भी कंसंट्रेशन सेल में क्या होता है, सेम एलिमेंट क्या होगा, तो यहाँ पर रिडक्शन होगा, Zn+2 का 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके जिंक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल अगर ये 0.76 है पॉजिटिव, तो रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट यानी साइन चेंज, तो ये क्या हो जाएगा, -0.76। अब सेल रिएक्शन जब मैं लिख रहा हूँ तो सेल रिएक्शन लिखते समय ध्यान रखना, अब
थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कौन सा जिंक क्या है, ठीक है। तो बस सेल रिएक्शन लिखते समय क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एनोड और कैथोड की जो हाफ सेल की रिएक्शन होती है उसमें इलेक्ट्रॉन सेम कर लेते हो। यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सेम है, तो हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपली ऐड कर दो। तो ये जिंक सॉलिड ये वाला Zn+2, ये किसका, अब मैंने एक कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है, क्योंकि ये जो है ये कहाँ कौन सा है, कैथोड वाला Zn+2 इलेक्ट्रोलाइट है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कैथोड। फिर Zn+2 ये किसका है, एनोड का है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया एनोड। और ये Zn सॉलिड, इसमें एनोड कैथोड लिखने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पता है नर्स्ट इक्वेशन में प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड होता है, उसकी कंसंट्रेशन हम क्या लेते हैं, एक्टिविटी, या मैं सिंपल बोलूँ कंसंट्रेशन उसकी क्या लेते हैं हम, यूनिटी लेते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है। अब यहाँ से देख सकते हो जो मैं कह रहा था, ई नॉट सेल 0 क्यों होगा, क्योंकि हमें पता है सेल रिएक्शन में जब हम ई नॉट सेल निकालते हैं तो इन दोनों का समेशन करते हैं, एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। तो ये चीज़ 0 क्यों होगी, क्लियर होगी। अब आ जाओ आगे, नर्स्ट इक्वेशन हम अप्लाई कर रहे हैं इस पर। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ क्यू, ठीक है। 0.059 होता है लेकिन हम कैलकुलेशन में 0.06 यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, ताकि कैलकुलेशन ईजी हो। अब इसमें पहली बात तो ई नॉट सेल तो क्या हो गया 0, एन कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन्स, दिख रहे हैं यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन, तो एन तो हो गया 2, और क्यू क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट में भी देखोगे तो सिर्फ क्या होगा, एनोड की इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, ये तो सॉलिड है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे, यहाँ पर कैथोड की कंसंट्रेशन आएगी डिनोमीटर में, और ये सॉलिड है तो इसको कंसिडर नहीं करेंगे। तो यहीं पे वही चीज़ें लिखिए वैल्यूज़, ई नॉट सेल तो हो गया 0 माइनस 0.06 एन, और एन की जगह क्या आ जाएगा 2 लॉग ऑफ क्यू लिखा मैंने, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन मतलब प्रोडक्ट में रिएक्शन में प्रोडक्ट में क्या आ रहा है एनोड, तो ये Zn+2 ऑफ एनोड, और डिनोमीटर में क्या आएगा कैथोड, तो Zn+2 ऑफ कैथोड। अब ई सेल 0 तो ये तो हट गया, तो अब क्या हो जाए 0 माइनस 0.06 एन की जगह क्या लिखा मैंने 2, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, लॉग ऑफ Zn+2 को अभी देखो लास्ट स्लाइड में हमने क्या लिखा था, ये हमारा एनोड की जो कंसंट्रेशन थी उसको मैंने C1 मोलरिटी लिखा, तो इसको यहाँ पे C1 लिख दिया, इसको क्या लिखा मैंने C2 मोलरिटी लिखा, ठीक है। तो यहाँ से तुम देखोगे तो ये नर्स्ट इक्वेशन किसके लिए बन गई है, ये जनरल नर्स्ट इक्वेशन बन गई हमारी कंसंट्रेशन सेल के लिए, जबकि नॉर्मल जो हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल है उसमें ई नॉट सेल की भी वैल्यू कुछ ना कुछ आती है, तो ये एक डिफरेंस है, और इसको इन जनरल जो लिख सकते हैं, ठीक है, तो कन्फ्यूजन ना हो, तो मैंने इस तरीके से लिखा ई सेल इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 0.06 डिवाइड बाई एन लॉग ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन एक्चुअल में, और कौन से इलेक्ट्रोलाइट की, एनोड का जो इलेक्ट्रोलाइट, डिवाइड बाय इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन, और किसका, कैथोड का, ठीक है। तो इस फॉर्म में याद रखेंगे तो कन्फ्यूजन नहीं होगा, क्योंकि दोनों में है क्या सेम, दोनों में कंसंट्रेशन किसकी आनी, सेम ही आनी, और वो या तो जो भी जिसका भी कंसंट्रेशन सेल होगा, जिंक का, कॉपर का, सिल्वर का, जिसका भी, बस ध्यान रखना है कि ऊपर एनोड की इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन आती हो और नीचे कैथोड की इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन। तो एक बार इसको कॉपी कर ले, फिर हम इसमें कुछ न्यूमेरिकल्स देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट न्यूमेरिकल दिख रहा होगा, ठीक है, लैंग्वेज में नहीं लिखा मैंने, नोटेशंस में लिख दिया, कॉपर सॉलिड से कॉपर +2, ठीक है, इस तरीके से भी लिखा होता है, पूरा इलेक्ट्रोलाइट सल्फेट या नाइट्रेट कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक। तो कॉपर से कॉपर +2, कंसंट्रेशन नीचे मेंशन कर दिए 10⁻³ मोलरिटी कॉपर +2, एक्वस कंसंट्रेशन 0.1 मोलरिटी, फिर कॉपर सॉलिड, और इसका ई सेल हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो कई लोग शायद, ठीक है, अब नर्स्ट इक्वेशन पे काफ़ी क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूँ लास्ट लेक्चर्स में, तो इसको भी सेम वैसे ही करना है, तो एक बार चाहो तो आप वीडियो को पॉज करके ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सेम बता ही दिया मैंने, ई सेल इसमें डायरेक्ट लिखना है, ई नॉट सेल की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हम इसका सॉल्यूशन। देखो अब यहाँ तो इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है कि तुम ये देख के पहचान जाओगे कि क्या है, कंसंट्रेशन सेल है, और कंसंट्रेशन सेल, ठीक है, हमने नाम इसको अलग दे दिया। अगर तुम्हें इसको अलग नहीं रखना, नॉर्मल सेल भी समझो इसको, नॉर्मल इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझो, जो
जिस तरीके से हम नस्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं तो नॉर्मल के अंदर वैसे इसमें कर दो, अपना आप E0 सेल की वैल्यू 0 हो जाएगी और अपना आप सब चीज़ें आ जाएगी। ठीक है, अगर उसमें कभी कंफ्यूज हो जाओ और भूल जाओ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब सबसे पहले तो हमें जो रिप्रेजेंटेशन दे रखा है इसको क्या करें हम, रिप्रेजेंटेशन को सेल के फॉर्म में लिख दें, सेल रिएक्शन के फॉर्म में। तो देखो अभी तक मैं क्या कर रहा था, एनोड लिखता था ऑक्सीडेशन और एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखता था, फिर कैथोड लिखता था, कैथोड से रिडक्शन, फिर कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन, फिर दोनों को सेल रिएक्शन लिख के दोनों को क्या करता था, ऐड करके लिखता था। तो इतना कई बार क्वेश्चंस मैंने करा दिए ताकि वो आप चीज़ों प्रैक्टिस हो जाए और आप यूज टू हो जाए और जल्दी जल्दी सॉल्व करो। अब मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कैसे, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर डायरेक्ट सेल रिएक्शन। डायरेक्ट सेल रिएक्शन कैसे, हमें पता है ये क्या है, एनोड हाफ सेल और ये क्या है, कैथोड हाफ सेल। तो एनोड हाफ सेल का क्या होगा, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉपर, ठीक है, सॉलिड प्लस। अब ऐसे कंफ्यूजन हो तो कॉपर सॉलिड लिखना, एरो बनाना, और कॉपर सॉलिड का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, तो एरो के इधर क्या जाएगा, कॉपर +2 हो जाएगा। ठीक है, उस तरीके से भी लिख सकते हो। फिर मैं यहाँ लिखा हूँ कॉपर +2 एक्वस, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं फिर कॉपर +2 एक्वस प्लस कॉपर सॉलिड, इस तरीके से। अब क्या मतलब है, देखो सिंपल सा है, कॉपर सॉलिड किस में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 में। तो कॉपर सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है ये कॉपर +2 में। तो ध्यान रखना इसी के नीचे मेंशन कर लेना ये 10⁻³ मोलरिटी किसकी है, ये एनोड वाले इलेक्ट्रोलाइट की कंसेंट्रेशन है। अब यहाँ पर क्या होगा, रिडक्शन होगा, तो रिडक्शन में कॉपर +2 किस में जाएगा, कॉपर सॉलिड में। तो कॉपर +2 की कंसेंट्रेशन कितनी दे दी, 0.1 मोलर दे दी हमें। आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसेंट्रेशन सेल में सिर्फ कन्फ्यूजन होता है कहाँ पे किसकी वैल्यू लिखे। तो एक तो तरीका है कि एनोड हाफ सेल की रिएक्शन अलग लिख ले, कैथोड हाफ सेल की रिएक्शन अलग लिख ले, और दोनों को ऐड करके लिखे, फिर कन्फ्यूजन नहीं होगा। और अगर आपका थोड़ा सा ठीक है प्रैक्टिस अच्छी है तो आप इस तरीके से जैसे मैंने लिखा डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अब क्या करो, बस सिंपली क्या करो, नस्ट इक्वेशन अप्लाई कर दो। तो नस्ट इक्वेशन जब अप्लाई करोगे यहाँ पे, तो नस्ट इक्वेशन क्या होती है, ई सेल इज इक्वल्स टू -0.06 डिवाइड बाई n log ऑफ q। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ से तुम्हें दिख नहीं रहा होगा, ठीक है, लेकिन हाफ से लिखोगे तो दिख जाएगा बैलेंस करके अगर कन्फ्यूजन हो। लेकिन कैसे पता लगता है कि 0 से कहाँ जा रहा है, +2, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, +2 से क्या जाएगा वापस 0, 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। एनोड और कैथोड में सेम इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। अगर कन्फ्यूजन होता है तो दोनों हाफ सेल की रिएक्शन अलग अलग लिखो, इलेक्ट्रॉन बैलेंस करके ऐड करो, ठीक है। तो एन की वैल्यू तो हो गई 2, तो यहाँ से ई सेल लिखूंगा मैं तो -0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ क्यू, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और किसकी, सॉलिड की तो लिखेंगे नहीं, सिर्फ इसकी लिखेंगे। तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, चाहो तो इस तरीके से एक बार लिख देता हूँ मैं, कॉपर +2 और किसका, हमने बोला था इलेक्ट्रोलाइट ऑफ एनोड, सही है, डिवाइड बाय कॉपर +2 और ये क्या, कैथोड। ये प्रोडक्ट एनोड वाला है और ये कॉपर +2 किसका, कैथोड वाला। तो बस इनकी वैल्यूज़ रख दो यहाँ पे और सॉल्व कर ले इसको। तो ये हो जाएगा 0.03 लॉग ऑफ एनोड की कंसंट्रेशन, ठीक है, यहाँ पर कितनी आ जाएगी, 10⁻³ डिवाइडेड बाय, इसको क्या लिख सकते हैं, 10⁻1 को क्या लिख सकते हैं, 10⁻⁻1, ऊपर जाएगा तो 10⁻2 बचेगा, और 10⁻2 इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 0.03 लॉग ऑफ 10⁻⁻²। तो लॉग m⁻n, तो ये पावर का आ जाएगी, सामने आ जाएगी, तो माइनस माइनस प्लस और मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन अब कर ही लोगे, इसमें समझ में आ गई होगी, -0.03 मल्टीप्लाई बाई -2 और लॉग ऑफ 10। तो लॉग 10 क्या हो जाएगा, इसका बेस बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है 10, तो लॉग 10 तो हो जाएगा 1, और ये कितना हो जाएगा 0.06 वोल्ट, ठीक है। तो आई थिंक
इजीली समझ में आ गया होगा, ये बेसिक सा क्वेश्चन है। तो एक बार इसको जल्दी से कॉपी करें, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ठीक है। इस पर हमें हाइड्रोजन दे रखा है, हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और यहाँ पे हाइड्रोजन का ही क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। और ई सेल पूछा गया हमसे, यानी यहाँ पर इसके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन दे रखी है एनोड वाली, और कैथोड वाली इसके इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन दे रखी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका मैं बता रहा हूँ, ठीक है। एक तो तरीका भी जैसे लास्ट क्वेश्चन मैंने करा था, ठीक है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से कर सकते हैं। दूसरा तरीका है वो भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूँ कि हाफ सेल में कैसे यूज़ कर रहा हूँ मैं उसको। तो दोनों तरीके वैसे तुम बढ़ चुके, तो कई लोगों को ये भी समझ में आ गया हो कि दोनों कौन से मैं फॉर्म की बात कर रहा हूँ, तो वो सॉल्व कर रहे होंगे अभी शायद, तो उस तरीके से यूज़ भी कर रहे होंगे। कोई एक फर्स्ट वाला मेथड यूज़ कर रहा होगा, कोई सेकंड वाला, ठीक है। तो आंसर सेम आना, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। तो मैं जो एक मेथड यूज़ कर रहा हूँ, जो जनरली हम हाइड्रोजन सेल के लिए यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर देखिएगा हमें पता है, ठीक है। इसमें जैसे मैं अलग अलग लिख देता हूँ, एनोड है, एनोड पे हमेशा क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है। एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन जब हो रहा है तो H2 गैस से किस में कन्वर्ट होगा, H+ में। तो ये बैलेंस करके लिख रहा हूँ, 2 कैसे लिख दे रहा हूँ, तो कई बच्चों को कन्फ्यूज़ हो रहा होगा। H2 को H+ में लिखो और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लिखोगे, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बैलेंस करने के लिए सिंपली, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा कि एक होता H तो H+ लिखता, 2 है तो 2H+ होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सारी बात समझ में। इसमें ये नोट लिखने की ज़रूरत ही नहीं, कंसंट्रेशन सेल है तो वो तो क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पर, ठीक है, अब देखना यहाँ पर ये लिखा मैंने एनोड। अब मुझे पता है कि अगर मेरे को ई सेल निकालना है, तो ई सेल निकालने के लिए मैंने बोला था कि 3 फॉर्म होते हैं, ठीक है। 3 फॉर्म कौन कौन से होते हैं, तो आपको याद आ रहा होगा कि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल, दोनों को ऐड कर दो, या दोनों का एनोड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दे रखे तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे दोनों तो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ कि एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल लेता हूँ, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लेता हूँ, दोनों को ऐड कर दूंगा। तो मैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए क्या यूज़ कर रहा हूँ, मैं यूज़ कर रहा हूँ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए 0.059 ऑफ pH, ठीक है। तो आई थिंक लोगों को अब समझ में आ गया होगा क्या लिखा है मैंने, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर्स में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के केस में pH वाला फॉर्मूला हम डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो मुझे अल्टीमेटली यहाँ चाहिए क्या होगा, pH चाहिए होगा यानी। और यहाँ पर ये जो H+ है इसकी कंसंट्रेशन क्या है, यहाँ पे दे रखी है हमें 0.01 मोलर इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है। तो अगर मेरे पास H+ की कंसंट्रेशन है, तो क्या मैं H+ की कंसंट्रेशन से pH कैलकुलेट कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। क्योंकि हमें पता है pH क्या होता है, pH होता है नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H+, सही है। तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ H+ की कंसंट्रेशन हमें क्या दे दी, यहाँ पर इस तरीके से लिख सकते हैं। 0.01 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 10⁻⁻² लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस पहले से था और -2 log m⁻n, ठीक है। ये प्रॉपर्टी यूज़ कर रहे हैं लॉग की बार बार, ये हो गया log 10, तो ये आ जाएगा 2। तो 2 × log 10, और log 10 क्या होता है 1, तो क्या आ जाएगा 2। तो pH कितना आ गया 2। तो यहाँ से ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड, ये कितना आ जाएगा 0.059 × 2, ठीक है। इसी तरीके से जब मैं कैथोड की बात कर रहा हूँ, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, तो रिडक्शन होगा तो इसकी उल्टी इक्वेशन आ जाएगी 2H+ एक्वस से 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और ये क्या बना लेगा, H2 गैस बना लेगा। यहाँ पे हमें कैथोड की इलेक्ट्रोलाइट या H+ के हमें क्या दे रखी, कंसंट्रेशन दे रखी 0.1 मोलर दे रखी है। आ रही बात समझ में। अब
सेम फार्मूला, जैसे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए फार्मूला होता है हाइड्रोजन के लिए, वैसे रिडक्शन का भी होता है। तो ई आर, ठीक है, तो ई आर निकालने के लिए क्या है, नेगेटिव ऑफ 0.059 ऑफ पीएच। ठीक है, तो कई बच्चों को हो सकता है कन्फ्यूजन हो कि सर कभी 0.059 लिख दे तो कहीं 0.06 लिख ले तो, ठीक है। तो एक बार ऑप्शंस देख लिया अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, सब्जेक्टिव हो तब तो कुछ भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, इस पर कोई मार्क्स नहीं कटेंगे 0.059। हाँ, लेकिन अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो ऑप्शन से तुम्हें पता लग जाएगी 0.06 के अकॉर्डिंग आंसर दे रखा है या 0.059। कई बार इस तरह के न्यूमेरिकल्स में तुम देखोगे भी, ठीक है, प्रॉब्लम्स में डीपीपी मॉड्यूल्स के अंदर, कि पूरा सॉल्व नहीं करता है वो, इसी फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ देखा पूरा सॉल्व नहीं करा, इसी फॉर्म में छोड़ दिया मैंने। तो ऑप्शंस में भी कई बार इसी फॉर्म में तुम्हें लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम टाइम में। तो यहाँ पर आया ई आर पी एच। अब मुझे इसके लिए क्या कैलकुलेट करना है, इसके लिए पी एच कैलकुलेट करनी है। तो पी एच वापस वही माइनस लॉग ऑफ एच प्लस, और एच प्लस की कंसनट्रेशन कितने दे रखे 0.1, तो माइनस लॉग ऑफ 10⁻⁻1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसकी pH 1 आ जाएगी। pH 1 आ गई तो ER नेगेटिव ऑफ 0.059 इंटू 1। अब एनोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मुझे पता लग गया, कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल मुझे पता लग गया। तो क्या मैं इस सेल का EMF या सेल का पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हम पढ़ चुके हैं। ई सेल अगर आपको कैलकुलेट करना है ई सेल, तो हमें क्या पता होना चाहिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड पता होना चाहिए प्लस रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड, ठीक है। मैंने बताया था वो स्टैंडर्ड कंडीशन में लिखो या किसी भी कंडीशन में लिखो, फॉर्मूला सेम रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसकी एनोड के लिए, यार एनोड नहीं लिखा लेकिन एनोड के में लिख रखा है, तो ये मैं यहाँ से बस वैल्यू पुट कर दो और सॉल्व कर दो। 0.059 इंटू 2 प्लस रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव 0.059, ठीक है। तो कॉमन आ जाएगा 0.059, तो 2 - 1 1, तो 0.059 वोल्ट, ठीक है। तो इस वजह से मैंने इसको कैलकुलेट नहीं करा था, पूरा ऐसे छोड़ दिया था। तो एक तो ये मेथड हुआ। दूसरा मेथड क्या है, लास्ट क्वेश्चन जैसे मैंने सॉल्व करा था, ठीक है। डायरेक्ट आप क्या करो, नस्ट इक्वेशन लगाओ, पीएच यहाँ पे मैंने पीएच के फॉर्म में उस फॉर्मूले को यूज़ करके बताया, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। और दूसरा तरीका क्या है कि इसमें डायरेक्ट नस्ट इक्वेशन लगा दो कंसंट्रेशन सेल के लिए। तो बस क्या करो, यहाँ पे जो कंसंट्रेशन दे रखी है ये किसकी हो जाएगी, एनोड की इलेक्ट्रोलाइट की क्या आती है कंसंट्रेशन न्यूमरेटर में, और ये कैथोड की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट की डिनोमीटर में वैल्यू रखो, पुट करो और सॉल्व कर लो। तो मैक्सिमम लोगों ने उस तरीके से भी क्वेश्चन को सॉल्व करा होगा, ठीक है। तो हो सकता है वो किसी के लिए ईजी रहा हो, लेकिन हाँ ये इस तरीके से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, और ये भी मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, बस उसी को एक बार कंसंट्रेशन सेल में कैसे यूज़ करते हैं वो मैंने बताने की कोशिश करी, ठीक है। तो एक बार इसको कॉपी कर ले और एक क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में एक डिफरेंस है, ठीक है। डिफरेंस क्या वो आपको दिख रहा होगा। एक तो यहाँ पर जो हमारे पास एनोड पे हाइड्रोजन गैस और कैथोड पे हाइड्रोजन गैस है, वहाँ पर उन पे कुछ मेंशन नहीं था यानी, लेकिन यहाँ पर मुझे एनोड की गैस और कैथोड की गैस का क्या दे रखा, प्रेशर मेंशन कर रखा है। दूसरा डिफरेंस कि यहाँ पर हमें H+ की कंसंट्रेशन दे रखी थी लास्ट क्वेश्चन में, और यहाँ इस बार क्या लिख दिया, डायरेक्ट pH की वैल्यू लिख दी है। तो ध्यान रखना, H+ की कंसंट्रेशन दे रखी तो हम pH निकाल सकते हैं, और pH दे रखा है तो H+ भी निकाल सकते हैं, फॉर्मूला तो सेम ही है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को नॉर्मल तरीके से मैं सॉल्व करूंगा, और ऐसे क्वेश्चन आए तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ एक जैसी दिखने लगती हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है, सिंपल एक ही क्वेश्चन है, ठीक है। कंसंट्रेशन सेल या हमारा जो गैल्वेनिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल, नस्ट इक्वेशन से सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बस उसको अप्लाई करना आना चाहिए, मतलब वैल्यू सही पुट करना आना चाहिए, तो कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। उसके लिए एक बार इसको मैं सॉल्व करके बता दे रहा हूँ, चाहो तो आप खुद से भी वीडियो पॉज करके सॉल्व करके फिर वेरीफाई कर सकते हो कि क्या डिफरेंस आ रहा है, ठीक। अब मैं बात करूँ एनोड की, ठीक है। तो एनोड पे हमेशा क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, अब तक तो याद हो गया होगा ये।
और ऑक्सीडेशन होगा तो H2 गैस से किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 2H+ में, जो दे रखा बस वही लिख रहा हूँ, बैलेंस करके लिख दे रहा हूँ बस मैं, ठीक है। ध्यान रखना, क्योंकि जो सेल रिएक्शन होती है वो बैलेंस्ड फॉर्म में होती है, इसलिए एनोड भी बैलेंस होनी चाहिए, हाफ रिएक्शन कैथोड भी बैलेंस होनी चाहिए, तभी सेल रिएक्शन बैलेंस्ड होगी, ठीक। अब यहाँ पर बस जो चीज़ दे रखी है वो लिख रहा हूँ, क्या, इसके नीचे जो दे रखा है इसका प्रेशर, तो मैं यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.1 atm, सही है। इधर H+pH इसकी दे रखी है 2, अगर इसकी pH = 2 दे रखा है तो H+ की कंसनट्रेशन क्या होगी, ठीक है, जल्दी से कैलकुलेट कर ले इसको, ठीक है। तो फॉर्मूला कौन सा लगाना, pH = -log(H+), तो pH अगर 2 दे रखी, ठीक है, तो कई लोगों को अगर कंफ्यूज हो रहा हो, ठीक है, यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ इसको। अगर मेरे पास pH = -log(H+ दे रखा है, तो pH की वैल्यू यहाँ पर क्या दे दी है हमें, या फिर मैं डायरेक्ट ही लिख देता हूँ इसको। अगर मुझे H+ सॉल्व, नेगेटिव pH log(H+), ठीक है। क्या करा, यहाँ जो नेगेटिव था तो ऐसे भी समझ लो, इसको इधर ले गया, या ऐसे कह दो कि पूरी रिएक्शन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो नेगेटिव, ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तो यह नेगेटिव। अब इसका कुछ बेस नहीं दे रखा तो हम क्या मान के चलते, 10, मतलब लॉग का बेस हमेशा 10 होता है, ln लिखा होता है तो उसका बेस हम ई मानते हैं, ठीक है, केमिस्ट्री में एटलीस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर लॉग लिखा है तो बेस क्या होगा, 10। तो एक तरीके से या तो एंटी लॉग बोल लो, या यहाँ पे शॉर्ट तरीका मान लो, शॉर्टकट ही मान लो, ठीक है। जब इसका एंटी लॉग लेंगे मतलब हमें ये लॉग हटाना है, तो लॉग जब हटाते हैं तो जो उसका बेस होता है, तो सामने =2 के सामने जो भी लिखा होता है वो क्या बन जाता है, उसकी बेस की पावर बन जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁻, और ये क्या हो जाएगा, H+। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं इसमें, इस तरीके से हम H+ की कंसनट्रेशन निकालेंगे। तो अल्टीमेटली करना क्या है, जो pH दे रखा है वो 10 की पावर नेगेटिव में लिखनी है हमने। तो यहाँ पर इसका pH दे रखा है 2, तो यहाँ पर इसमें H+ की कंसनट्रेशन कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -2। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ 10 की पावर -2 मोलरिटी। आई बात समझ में। तो pH दे रखा हो तो H+ की कंसनट्रेशन लिख सकते हैं, H+ दे रखा हो तो pH लिख सकते हैं, उसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से कैथोड हाफ सेल लिख लें, तो यहाँ पे मैंने लिखा कैथोड, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन की रिएक्शन लिखना है मतलब 2H+ एक्वस, ठीक है, यहाँ चाहो तो यहाँ भी लिख लो एक्वस, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और किस में, H2 गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर ये रिडक्शन वाला, रिडक्शन हाफ सेल है तो यहाँ pH 4 है, तो यहाँ पर इसकी कंसनट्रेशन क्या हो जाएगी, 10 की पावर -pH, तो 10 की पावर माइनस pH कितना दे रखा 4, और H2 गैस है उसके कितना 10 की पावर -3 लिख सकते हैं atm, ये वैल्यूज़ लिख दी। सेल रिएक्शन में लिख रहा हूँ, तो सेल रिएक्शन में क्या होता है, दोनों को क्या कर दे, ऐड करके लिख दे बस। तो अब देखना LH 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, तो H2 गैस, ये क्या लिखा मैंने 0.1 atm, ये एनोड का आएगा, फिर प्लस 2H+ एक्वस, ये LHS में किसका आएगा, कैथोड का है, तो यहाँ पे 10 की पावर -4 मोलरिटी। फिर यहाँ पर आ जाओ 2H+ एक्वस, ये लिखा मैंने, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -2 मोलरिटी, प्लस फिर H2 गैस, ये वाला कैथोड वाला, तो 10 की पावर -3 atm, ठीक है। तो कुछ नहीं करा, जो अभी तक हम करते आ रहे थे वही करा, बस मैं वैल्यूज़ इनके साथ के साथ नीचे लिखते चल रहा हूँ, क्यों, कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है। डायरेक्ट कई बार लिखने की प्रैक्टिस हो जाएगी तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो, लेकिन कई बार डायरेक्ट लिखने में गलत होने के चांसेस रहते हैं। तो बस अब यहाँ पे क्या करो, सिंपल सा क्या करो, नस्ट इक्वेशन लगा दो और सॉल्व कर दो। अब जब नस्ट इक्वेशन इसमें मैं यूज़ करूँगा, ठीक है, तो नस्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू -0.06 डिवाइड बाय n log ऑफ Q।
अब यहाँ देखना नेगेटिव ऑफ 0.06, एन की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी 2, दो दो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं दोनों में। फिर लॉग, अब यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या होगी, हमने बोला था कि सॉलिड और जो लिक्विड होते हैं उनकी कंसंट्रेशन 1 लेनी है, लेकिन गैस के केस में क्या होगा, अगर उसका प्रेशर दे रखा है तो प्रेशर लेना पड़ेगा हमें। आ रही बात समझ में? क्योंकि नर्स्ट इक्वेशन हमें क्या बताता है, टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशन का वेरिएशन विद सेल पोटेंशियल। तो लास्ट क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में फर्क था कि लास्ट क्वेश्चन में प्रेशर नहीं दे रखा तो हमने नहीं लिखा, कुछ मेंशन नहीं करा, ठीक है। जैसे मान लो कि 1 atm मान लो कुछ नहीं दे रखा, यहाँ जो दे रखा है वो हम लिख देंगे। तो अब देखना RHS में बैलेंस इक्वेशन है ये, ठीक है। अब RHS में देखना H प्लस ये, और हमें पता है कि हमने Q की वैल्यू लिखना सीखा था केमिकल इक्विलिब्रियम में, जब हम रिएक्शन से लिखते हैं तो जिसकी कंसंट्रेशन लिख रहे होते हैं Q में, तो जो उसका कॉफिशिएंट होता है उसके क्या बन जाता है, पावर। तो ये पावर क्या हो जाएगी इसकी 2। आ रही बात में समझ में? तो इसका ध्यान रखना H प्लस। तो लास्ट क्वेश्चन में मैंने इस मेथड से नहीं बताया था क्वेश्चन, ठीक है। उसको चाहो तो इस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, बस वहाँ पे प्रेशर नहीं है दे रखा है तो 1 atm मान लो, या नहीं दे रखा तो कुछ नहीं लिख दो, जनरली कैसे भी समझ लो उसको। अब यहाँ पे बैलेंस्ड इक्वेशन में H प्लस और उसका कॉफिशिएंट 2, तो क्या बन जाएगा पावर 2, और ये जो 10 की पावर -2 है ये किसका, एनोड का है, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ एनोड। फिर PH2 कैपिटल P, नीचे सबस्क्रिप्ट में H2 मतलब किसका, ये प्रेशर है ये, और ये 10 की पावर -3 किसका, कैथोड का, तो यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ कैथोड, डिवाइडेड बाय, फिर वापस यहाँ आ जाओ, इसके लिए लिखेंगे तो वापस ये प्रेशर आ गया PH2, और ये 0.1 किसका, एनोड का है ये, तो ये मैंने लिख दिया एनोड का प्रेशर। और फिर H प्लस, ये H प्लस है, इसकी भी पावर कितनी 2, और ये किसका है 10 की पावर -4 कैथोड का। आ रही बात समझ? तो ये सब चीज़ें मैंने क्यों लिख दी है, ताकि कन्फ्यूज़न ना हो इन्हें। तो इस क्वेश्चन में इतना कुछ है नहीं खास, बस कन्फ्यूज़न होता है गलत तरीके से वैल्यूज़ पुट करने में या सॉल्व करते समय गलती हो सकती है, बाकी इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि हमें एनोड हाफ सेल रिएक्शन लिखना आती है, कैथोड हाफ सेल रिएक्शन लिखना आती है, और नस्ट इक्वेशन एक ही है, उसको अप्लाई कैसे करना वो भी आती है, बस वैल्यूज़ कैसे पुट करना है वो हमें ध्यान रखना है, उसमें कोई गलती ना हो। तो सब चीज़ें मैं इसलिए एनोड कैथोड लिखता हुआ चल रहा हूँ। तो ई सेल जब इसमें करेंगे कैलकुलेट तो -0.06 डिवाइड बाई 2, ठीक है, लॉग ऑफ, अब मैं वैल्यूज़ रख दे रहा हूँ। H प्लस एनोड इसकी रखनी है वैल्यू, तो ये कितनी दे दी हमें 10 की पावर -2 और इस पूरे की पावर 2। प्रेशर कितना दे रखा है 10⁻³ -3 atm। फिर यहाँ पे प्रेशर कितना दे रखा है 10 की पावर -1, और H प्लस का कंसंट्रेशन 10 की पावर -4, और इसकी भी पावर कितनी 2। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा 4, और ये पावर क्या हो जाएगी 8, तो 10 की पावर -7, यहाँ 8 और 1 -9, तो ऊपर आ जाएगा 10 की पावर -7 और नीचे आएगा 10 की पावर -9, तो ऊपर जाके 10 की पावर +2, ठीक है। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा। चलो एक स्टेप और लिख देता हूँ मैं, नेगेटिव ऑफ 0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ 10 की पावर, ऊपर तो आ जाएगा -7 और नीचे आ जाएगा 10 की पावर -9, ठीक है। ये मल्टीप्लाई होगा तो -4 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर -3, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगी ऐड हो जाएगी, तो -4 और -3 क्या हो जाएगा -7, और यहाँ -8 और -1 -9, ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +2। तो ई सेल यहाँ से जो हम कैलकुलेट करेंगे -0.06 डिवाइड बाई 2 लॉग ऑफ 10 की पावर 2, ठीक है। ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, 10 की पावर -7 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 9 प्लस में, तो -7 + 9 कितना बचेगा +2, तो ये और पावर सामने आ जाएगी, तो हो जाएगा -0.06 डिवाइड बाई 2 इंटू 2 और लॉग 10, और लॉग 10 कितना हो जाएगा 1, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ 0.06 वोल्ट, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मतलब मेजर में बात ये करूँ कि इसमें कुछ ऐसा नया नहीं था, सब इस तरह के क्वेश्चन हम कर चुके हैं,
एक प्रेशर वाला टर्म एक नया इंट्रोड्यूस हुआ है, बस कन्फ्यूज़न क्या होता है क्योंकि सब जगह दो जगह हमें क्या मिलता है, हाइड्रोजन गैस, दो जगह हमें H+ की कंसनट्रेशन और एक कॉफिशेंट, इसको जनरली लिखना भूल जाते हैं। तो बस इनको वैल्यूज़ को कहाँ कैसे पुट करना है, ठीक है, तो मैंने एनोड कैथोड लिख के लिखा है ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो एक बार इसको देख ले लेक्चर को ध्यान से। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हमने कंसंट्रेशन सेल, उसके लिए नर्स्ट इक्वेशन कैसे लिखेंगे और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, ठीक है, वो हमने ट्राई करें। थैंक यू।